बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात, आप और आपका प्रोग्राम और आपका मेज़बान दोनों हाजिर हैं जी। आपका जो संगत है हमारी, वो इस प्रोग्राम की कामयाबी का एक अहम नुक्ता है, जिस वजह से हम आपकी जो राय होती है उसको लेके चलते हैं आगे। जल्दी से जी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले तो दो तीन चीज़ें जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल ग्लोबल और इसका जो एनालिसिस है उस पर ये प्रोग्राम आज का करेंगे। नवंबर 5 जो कि दुनिया में तमाम नज़रें थी कि यूएस इलेक्शंस किस तरफ जाते हैं, क्योंकि दुनिया में इकॉनमी, दुनिया की जो शिफ्ट है वो किस तरफ होगा, ये तमाम बातें इसके ऊपर थी। तो अब ट्रंप का क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, ट्रंप इज़ बैक, ट्रंप 2.0 शुरू हो गया है और यह हो जाएगा जनवरी में, तो नए साल में। तो अब पूरी ग्लोबल जो है उसके ऊपर एक असरात आने शुरू हो गए हैं। इसका पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में क्या असर होगा, पाकिस्तानी ज़रात, पाकिस्तानी कंज्यूमर, पाकिस्तान की टोटल जो आबादी है उस पर क्या असरात होंगे, इस प्रोग्राम में आज हम पहले नंबर पे इस पर बात करते हैं जी। ट्रंप इज़ बैक, और ट्रंप के आने से ये हुआ है कि डॉलर बहुत ऊपर चला गया जाएगा, डॉलर की स्ट्रेंथन हो गया, इसे कहते हैं कि डॉलर मजबूत हो गया है। डॉलर के मजबूत होने से क्या हुआ है कि ऑयल गिर गया है। अब इसका अगर हम हमारे मुल्क के ऊपर क्या असर होगा, लेकिन उससे पहले समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में जितनी भी हम खुसूसन ज़राअत से मुंसलिक लोग हैं उनके लिए क्या हो रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई हैं, लोग इन्वेस्टर्स ने इसको पॉजिटिव लिया है, डॉलर ऊपर गया है, बिटकॉइन ऊपर गया है, लेकिन जो ज़राअत की कमोडिटीज़ हैं वो नीचे चली गई हैं। अब इसका ताल्लुक़ कैसे है वो आप लोगों को थोड़ा सा उसको समझाने के लिए, और क्या आगे नज़र आ रहा है। देखिए, दो तीन पैराए हैं इसके। नंबर 1, ये जो उसने कहा था जी कि मैं यूक्रेन वाली वॉर जो है वो बंद कर दूंगा, तो यूक्रेन वाली वॉर अगर वो बंद करता है तो इसका मतलब है कि वो रशियन जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा आसान करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होगा जिसमें कि वो पॉलिसी शिफ्ट नज़र आएगा। उस वजह से ये होगा कि आपकी जो ग्लोबल जो सप्लाईज़ हैं वो बेहतर होंगी, और इस वजह से गंदम, ग्रेन जिसे कहते हैं, वो आपकी नीचे जाएगी और वो कमोडिटीज़ आपके लिए चैलेंज हो सकता है। नंबर 2, ग्लोबली क्या इसके असरात होंगे, उस असरात पे आते हैं कि ग्लोबली नंबर 1, चाइना यूएस रिलेशनशिप जो सी है वो डिस्टर्ब होगी। क्योंकि ट्रंप का ये है प्लान कि वो ईरान के लिए जो इसराइल की वॉर है उसमें वो उसके ऊपर जाएगा, वो टाइट इसराइल को सपोर्ट करेगा, ईरान को टाइट रखने के लिए। इस वजह से ये हालात को बेहतर नज़र नहीं आ रहे। दूसरे नंबर के ऊपर चाइना जो कि सबसे बड़ा इंपोर्ट करता है सोयाबीन, जीएमओ सोयाबीन, जो कि पाकिस्तान में भी आ रहा है और उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन जो चाइना इंपोर्ट कर रहा है वो चाइना को इस टाइम चैलेंज हो सकता है जब यूएस उसके ऊपर ये करेगा रिस्ट्रिक्शंस। इसी तरह से ट्रंप ने कहा जी कि चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेरिका में टैक्स लगाया जाएगा और उससे प्रॉब्लम आएगा। इसके जवाब में चाइना जो है वो अमेरिका की टैक्स जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर टैक्सिंग ज़्यादा हो जाएगी, टैक्सेशन ज़्यादा होगी, तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये अभी दुनिया में सिचुएशन जो है, गोल्ड भी जो है ना, इस साल आपको पता है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत इस वक्त गोल्ड की गई है। तो गोल्ड ने भी जो है वो उसका भी वो चल रहा है कमोडिटीज़ को देखते हुए। तो अभी सिचुएशन ये है कि सारी एनालिसिस हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो किसान है, पाकिस्तानी जो सेक्टर है, उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि अगर कमोडिटीज़ जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर 2, जो ईरान इसराइल वॉर का जो प्रॉब्लम है उसमें ये आ सकता है कि अगर ये ट्रंप के आने से पॉलिसी मज़ीद टाइट होती है और इस सिलसिले में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उससे ये होगा कि आपकी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, यानी कि फर्टिलाइज़र जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो महंगी हो जाएंगी, और यही अभी बेट दुनिया में चल रही है। उस पर आते हैं, लेकिन ये एक आपको जनरल फिनोमेना बताना था कि ग्लोबली जो अभी सिचुएशन डाइल्यूट है, लेकिन मुश्किल हालात हो सकते हैं। अब इस मुश्किल से बचने का हल क्या है उस पर आपके सामने गुज़ारिशात रखूँगा जी। अब हम आते हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि अभी हमारे ऊपर प्रॉब्लमेटिक क्या चीज़ें हो गई हैं। प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ये हो गई हैं जी कि आईएमएफ ने डंडा सख्त कर दिया है, और उनका डेलीगेशन जो हमारे प्रोग्राम 7 बिलियन का गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो नारे मार लगाते हुए और जिस तरह जिहाद कर लिया है इन्होंने बहुत बड़ा, उस तरह से ये डील ली है। अब वो छुरियाँ जो सी हैं वो चलाने के टाइम पे, पहले उन्होंने लेट आना था लेकिन अब वो जल्दी आ रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस। क्योंकि अक्टूबर 31 तक इन्होंने जो एक फिस्कल पैक्ट साइन किया था तमाम गवर्नमेंट्स ने,
वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए अलार्म की बेल्स बज गई हैं। अब जाहिर है कि हमारा जो पूरा सिलसिला है वो IMF के ऊपर डिपेंडेंट है। हुकूमत को ने ऐलान कर दिया है IMF का टैक्स लगाने के लिए, और उसकी वो जो ख़बर थी कि 45% तक टैक्स जो कि लैंडलॉर्ड के ऊपर बड़े फार्मर पे होगा वो होगा, लेकिन छोटा फार्मर भी नहीं बच पाएगा। यानी कि वो फार्मर जिसकी के फसल अंदाज़ा लगा लें कि अगर 3 एकड़ से अगर आप 2 लाख की फसल लेते हैं फ़ी एकड़, तो 6 लाख अगर आप कमाते हैं या उससे ऊपर जाते हैं तो आपको हुकूमत को 15% इसका टैक्स देना पड़ेगा। मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन अलार्मिंग हो गई है कि अगर आप 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक अगर कमा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हुकूमत को 15% टैक्स देना पड़ेगा, और ये टैक्स 45% तक चला जाता है अगर आप उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है, सूबाई हुकूमतों को ये कहा गया है कि जी आप फ़ी एकड़ 500,000 रुपये से लेकर और 5,000 रुपये तक की आवाज़ें आ रही हैं कि आप ये जाके टैक्स लगा दें फ़ी एकड़, वैसे ही जी लैंड का टैक्स है ये। तो ये इस टाइम ज़ोर ज़बरदस्ती शुरू हो गई है जिसके ख़िलाफ़ हम हैं, और ये मेरे ख़्याल से छोटे काश्तकारों को इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई एक रिलैक्सेशन या गवर्नमेंट को निकालना चाहिए, वरना ये हम क्या करेंगे, वरना एक नंबर आपके सामने है कि हमारी ज़रूरी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। 2016 की रिपोर्ट में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70% के करीब लोग जो हैं वो उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, यानी कि उनकी जो बुनियादी ग़िज़ाइयत वाला खाना नहीं मिलता। अब 5 साल बाद 6 साल बाद अगर हम देखें 2022 में एक नंबर आया है, या 24 की चलें बात कर लेते हैं, तो वो नंबर 80% से ज़्यादा, जो अभी गेन की एक रिपोर्ट आई है उसमें कहा है कि 80% से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त उनको मसला मसाइल ये आ गया है कि उनको ग़िज़ाइयत का खाना ही नहीं मिल रहा। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारी पस्ती का क्या आलम है। अगर मज़ीद इसके ऊपर आ गया तो मेरे ख्याल से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फार्मर चले जाएंगे बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ें जो थी हट जाएंगी। तो ये एक सीरियस किस्म की थॉट मेरे जहन में थी, मैंने कहा आपके जहन में लेके आऊँ। अब हम बात करते हैं आगे चल के, वो बात अब होगी कि कैसे हम अब इसको आ गया है, हल क्या है। हल वही है जो कि दुनिया कर रही है, हम कोई नई चीज़ करके नहीं कर सकते। हमें 3 फ्रंट इस टाइम फ़ौरन संभालने हैं। एक, अपनी इनपुट कॉस्ट कम करनी है, दूसरे नंबर पे हमें अपनी पैदावार बेहतर करनी है, और तीसरे नंबर के ऊपर हमें वो क्लाइमेट चेंज, हम पाकिस्तान जो है 5 दुनिया के बड़े मुल्कों में है जिसकी के क्लाइमेट चेंज के मसले हैं। तो पहले हम बात करते हैं जी इन तीनों को मिला के कि कैसे हम अपनी इनपुट कॉस्ट कम कर सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या आ सकता है। सिंध में अभी बहुत बड़ा मसला फंगस का आया हुआ है। प्याज की जो फसल है वो फंगस लग रही है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आया है। वहाँ पे मिर्च भी ख़राब हुई है, प्याज भी ख़राब हुआ है। इसी तरह से गंदम अब हमारे लिए घाटे का सौदा हो गया। हुकूमत ने एक गलती ये की है कि अब फिर दोबारा 33 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट रख दिया है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं पूरा हो सकता जो अभी सिचुएशन है। जिस तरह से गवर्नमेंट को जब चाहिए था उसको बढ़ाने का वक्त आया था, तब उन्होंने नहीं किया। हाँ, अब फार्मर क्या है, वो अल्टरनेटिव पे जा रहा है। फार्मर अल्टरनेटिव पे जाने के लिए ज़रूरियत इस अमल की है कि हम उसकी इनपुट कॉस्ट कम करें, और फिर दोबारा कहूँगा कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग पे जाएं। क्यों कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर अब आ गया है। अब एक आपको मिसाल देता हूँ कि एक हमारा जो पूरा पैरामीटर जो सेट किया गया है वो ऐसे है कि हम अपनी जो पैदावार लेने के तरीके हैं और हम जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर नहीं आते, हम दूसरी चीज़ें जो उनसे हमारा एक वतीरा बना हुआ है उसको फॉलो करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी जो है वो सिर्फ कितनी है, 30%, यानी कि हमारी 70% हम अपनी फर्टिलाइज़र गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में अभी ये हुआ है कि वहाँ पे एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा, उसमें उन्होंने बताया कि जिस डगर पे पाकिस्तान चला अब इंडिया भी उसी पे जा रहा है कि जब हमने सब्सिडी दे के फर्टिलाइज़र दी यूरिया के ऊपर, DAP के ऊपर, खुसूसन यूरिया के ऊपर, उससे ये हुआ कि वो जो क्योंकि सस्ती मिल रही थी, 1700 रुपये की बोरी थी आज से 3 साल पहले, तो अब हमने बिला दरेग इस्तेमाल की। अब जबकि ये चीज़ें महंगी हो गई हैं
गैस महंगी होगी है, बाकी चीज़ें महंगी होगी, तो उससे क्या हुआ है कि आपकी अब उतनी ही खाद देनी चाहिए जितनी की ज़रूरत है। दूसरा, एक्स्ट्रा खाद अगर हम डालते हैं, देखें एक तो जेब पे भारी, दूसरा आपकी ज़मीन की वो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उससे आपके मौसमियाती तब्दीलियाँ जो उनसे हो रही हैं उस वजह से हो रही हैं। तो हमें ये सोचना है कि ना सिर्फ कि हम फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी बेहतर करें, अपनी यूज़ उसको कम करें, उतनी ही खाद डालें जितनी पॉसिबल है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम कुदरती तरीके हैं जो खादों के वो इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारी ग़िज़ाइयत मैंने कहा 80% से ज़्यादा हो चुकी है, पहले बताया। अब वो 80% क्यों हुई है? क्योंकि हम जो खाते हैं रोटी, वो रोटियां 2 रोटियां खाने के बाद भी वही शायद आधी रोटी में के बराबर ग़िज़ाइयत हो जो पहले हमें मुयस्सर थी। तो ये एक्स्ट्रा खादें इस्तेमाल करने से ये नुकसानात भी आपके सामने आ रहे हैं। तो ये पॉइंट मेरे लिए बहुत वैलिड था कि हमें इनपुट कॉस्ट कैसे कम करनी है। इनपुट कॉस्ट फर्टिलाइज़र कम करना होगा, हमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करना होगा, हमें बायो फर्टिलाइज़र पे जाना पड़ेगा, हमें कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग पे जाना पड़ेगा, उसके मुताबिक आप इसको लेके आएंगे। तो ये एक अहम नुक्ता है, वरना आप कोई भी फार्मिंग नहीं कर सकता। एक चीज़ और जो मैंने बात की कि क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्लाइमेट, अब देखें नवंबर खत का पहला हफ्ता गुजर गया और अभी तक हमारी बिजाई यानी कि वो जो आइडियल मौसम था वो अभी तक नहीं आया, जिस वजह से कि इसमें हम गंदम लगाते थे। तो ये सिचुएशन पहले नहीं होती थी। इसी तरह से हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। लाहौर और दिल्ली में देख लें कि इस वक्त जहर हम अंदर लेके जा रहे हैं, वहाँ की आबो हवा ऐसी हो गई है। क्या वजह है कि ऐसा हुआ है? ये जो हमारे तौर तरीके थे गलत थे, ये गलतियां हमने की, जिस वजह से अब अगर सुधार नहीं हुआ तो क्लाइमेट चेंज हमें खा जाएगा। यकीन करें, ये अब पहले ये शायद एक कहते थे कि ये एक ना मानने वाली बात है, लेकिन अब तो सामने नज़र आ रहा है कि सारे हालात बदल गए हैं। तो अब अगर ये चीज़ें हो गई हैं तो कैसे हम इसको निवाद आज़मा हों इस चीज़ पे, तो ये अब हमने तरीका ढूंढना है। उसका तरीका ये कि वापस जाएँ, फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी बेहतर करें। आपने बीज तो घर का लगा लिया, लेकिन खाद तो बाहर से लेनी है। खाद बाहर से लेनी है तो उतनी लें जितनी इस्तेमाल शुदा करनी है। इस बारे में मेरे ख़्याल में आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी और हमारी किसान मददगार की जो सर्विसेज हैं, ख़ुसूसन ऐप, उसको आप ज़रूर उस पर आएँ। उस बारे में आपको मतलब मालूमात भी मिलेंगी, आपको उस पर हमारी तरफ से रहनुमाई भी मिलेगी। तो ये आपसे दरख्वास्त करनी थी कि इस चीज़ को ज़रूर लेके आप सोचें इस बारे में। नेक्स्ट आते हैं जी, एक चीज़ और हुकूमत को अब पैगाम है। देखें, एक चीज़ हुई है जिसे कहते हैं, मुझे ये बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे हुकूमत के पास हमारी सॉइल का कोई डेटा नहीं है। इंडिया में एक अच्छा उनका जो इनिशिएटिव था उन्होंने भी शुरू किया, वो था कि उन्होंने तमाम किसानों को उनकी जो ज़मीन है उसका एक कार्ड बना के दिया है, जिसे वो कहते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड, कि ज़मीन की जो सेहत है उसका कार्ड, यानी कि उसके अंदर ज़मीन में किन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो हम उसमें तमाम लिखे हों। हम अभी तक ये करते हैं कि नाइट्रोजन वाली खादें जो सी हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, इनके हमारा फोकस होता है कि यार नाइट्रोजन जो है ना उसको दबा के दो, लेकिन जो इस सिलसिले में जो पोटाश और फास्फोरस है उसको हम नहीं देखते। ये तमाम चीज़ें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं। इसके अलावा बाकी और चीज़ें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये तमाम जो हैं ये भी हमने देनी होती हैं। इसको हम नहीं देखते, इस वजह से हमारी सारी जो है इम्बैलेंस हो जाती है। हमारी जो सब्सिडी वाली जो चीज़ें थी वो हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर दी, जो हमारी दूसरी चीज़ें थी, सेहत जो ज़मीन की जो सेहत थी, ज़मीन की जो ज़रूरियात थी वो पूरी नहीं करते। तो ये चीज़ें जब अगर हुकूमत को फौरी तौर पर मेरे ख्याल से इसका डेटाबेस बनाना चाहिए, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, हम भी इन्वॉल्व हैं, हम आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी करेंगे और इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई भी करेंगे। तो आज का जी प्रोग्राम मेरा ये था कि आपको थोड़ा सा ये बताया जाए कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि मशीनी इस्तेमाल करें। अभी मल्चिंग जो है आप इसी में ही आप बिल्कुल ना छिड़ें ज़मीन को। अगर गंदम लगा रहे हैं, चावल की जो फजलात हैं, जो बाकियात हैं, उनको रहने दें, उसी के अंदर आप बीज लगा दें, यकीन करें उसका बेहतर रिज़ल्ट आएगा। ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। इवन मैं अब आपको चाइनीज़ वीडियो एक दिखाऊंगा, ये चाइना में वो कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा और उन्होंने अपने चावल की फसल के ऊपर जो सर्दियों की वीट थी यानी कि गंदम थी वो लगाई है और ये उन्होंने कहा जी हमारी पैदावार इसमें बेहतर आती है। तो ये एक गुजारिश थी इस नोट के साथ कि
आइंदा हफ्ते में हम बेहतर तरीके से, मेरे ख्याल से हमें पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि दुनिया की मुआशी जो सूरत हाल है वो कहाँ जा रही है, उसके मुताबिक आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये बतानी थी कि हमारी जो ऑयल सीड की ज़रूरियात हैं, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे लोगों ने सनफ्लावर नहीं लगाया, यूक्रेन में सनफ्लावर की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, हमारे यहाँ क्योंकि अब इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये एक चैलेंज है। इसके साथ साथ दीगर जो ऑयल सीड्स हैं वो मार्केट्स आपकी तरफ हैं, तो आप अगर वो चीज़ें उगाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर हमें मिलेंगी। इसके साथ साथ हम आपको वो बेचने में भी मदद करेंगे। तो किसान मददगार के नेटवर्क पे आएँ, आपके नेटवर्क पे आके हमारे ये है कि हमारा राब्ता भी बेहतर हो सकता है। हम आपको ना सिर्फ अच्छी फसल लेने, इसके साथ साथ मुकम्मल रहनुमाई, आगाही, इसके साथ साथ फसल बेचने में भी काम आएंगे और आपकी तमाम ज़रूरियात इंशाल्लाह मिल के पूरी करेंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। जाने से पहले दोबारा ही कहूँगा कि अगर आपने अपना सीड कोई भी ज़रूरत हो, आप हमसे डायरेक्ट रब्ता करके हमारे इन 2 नंबर्स पे, इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। क्योंकि हमें ये शिकायत आ रही है कि कुछ लोग हमारा नाम इस्तेमाल करके किसानों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप इस बारे में ये भी आगाही देनी थी कि सिर्फ ये 2 नंबर्स जो 05111 किसान और 0347 410 2474, इस पे रब्ता करके व्हाट्सएप पे और कॉल सेंटर पे आप हमसे मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।